माँ जैसा कोई नहीं कर सकता प्यार। मुशायरे में नामचीन शायरों के अवार्ड से सम्मानित हुए शायर। सीतापुर के महमूदाबाद के मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट में अंतर्राष्ट्रीय उर्दू कॉन्फ्रेंस के समापन पर हुए मुशायरे में देश विदेश से आए शायर शायराओं ने अपने कलाम पेश की। इनके जरिए उन्होंने खूब समा बांधी और उपस्थित श्रोताओं की जमकर वाहवाही भी लूटी। समारोह में कृष्ण विहारी नूर अवार्ड, राहत इंदौरी अवार्ड, अनवर जलालपुर अवार्ड, जानिसार अख्तर जावेद अवार्ड से शायरों को सम्मानित भी किया गया। प्रदेश के पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर अम्मार रिजवी द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय उर्दू कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ पूर्व IAS डॉक्टर अनीस अंसारी ने किया। वरिष्ठ शायर मंजर भोपाली और शायरा सवीना आदिब ने काव्य पाठ किया। तत्पश्चात मुशायरे में मशहूर शायरा सवीना आदिब ने अपना कलाम पेश किया। का मुताला करें तो लखनऊ हुआ, अवध हुआ, अवध में लखनऊ में था, और सीतापुर, ये छोटे छोटे से जो इलाके थे अवध के, वहाँ तक भी उर्दू बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे अंदाज से परवरिश पा रही थी। और आज़ादी के बाद भी उर्दू का मुस्तक़बिल हम लोग इसी इलाके में ज़्यादा महफूज हमें नज़र आ रहा था, सभी उर्दू वालों, और आज भी है। आज यहाँ उर्दू कॉन्फ्रेंस हो रही है, बहुत दूर है लखनऊ से ये जगह, महमूदाबाद। तो हम उर्दू के लिए कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों ने अफवाह फैला रखी है कि उर्दू डगमगा रही है। मैं समझता हूँ आखिरी इंसान जो उर्दू बोलने वाला अगर इस दुनिया में मौजूद है तो उर्दू महफूज है। उर्दू रस्म खत भी महफूज है, ज़बान भी मौजूद है, और जब तक हमारी गज़ल किसी भी ज़बान में लिखी जा रही है वो कहलाएगी तो उर्दू गज़ल ही। तो अगर वो हिंदी गज़ल कह रहे हैं, मराठी गज़ल कह रहे हैं, गुजराती गज़ल कर रहे हैं, मगर बेस तो उसका उर्दू और फारसी से ही है गज़ल का। गज़ल जब तक है तब तक उर्दू को देखिए, उर्दू और हिंदी साहित्य का अगर हम बहुत गहराई से मुताला करेंगे तो या तो उसमें सियासत नज़र आती है, या उसमें वीर रस नज़र आता है हिंदी में, यहाँ जदीदियत और इनकलाबियत और तमाम चीज़ें नज़र आती हैं उर्दू में। मगर जब हम मोहब्बत की बात करते हैं तो उर्दू गज़ल की तरफ हमारा ऑटोमेटिक उर्दू गज़ल पे हमारी नज़र ठहर जाती है। और जहाँ तक आप मेरी कविता की या मेरे गीत का कि प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, तुम भी पियो हम भी पिए रब की मेहरबानी, अगर हम इस गीत के ऊपर बात करें या इस तरह की मेरी और शायरी है, मैंने सारी ज़िंदगी मोहब्बत की बात करी है। मेरी ज़िंदगी की डिक्शनरी में कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं आया जिससे नफ़रत पैदा होती हो। शायरी पूरी उठा लीजिए, मेरी 8, 10, 15 किताबें जो भी हैं, उसमें हमेशा मोहब्बत की ही बात हुई है। इससे भी मैंने कोशिश करी है कि किसी को जोड़ो, किसी को तोड़ो, किसी को उदास मत करो अपनी शायरी से, बल्कि उसके चेहरे पर मुस्कान लेके आओ। तो मोहब्बत की बात होती रहेगी। मोहब्बत भी आखिर में फतेह होती है, जीतती है, और नफ़रतें आती हैं, मिट जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। मोहब्बत का परचम हमेशा बुलंद रहता है। इश्क करते रहो और ज़िंदगी जीते रहो। मेरा तो यही सोचना है कि प्यार करो और जियो। नफ़रत करोगे तो नफ़रत से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ये वक्ती तौर पे हवाएं चलती हैं ना, और फिर मोहब्बत के दियों को बुझाने के लिए मगर बुझा नहीं पाती। वो दिए सुरक्षित रहे जब तक हम और आप, हमारे देश के लोग मोहब्बत करते रहेंगे, नफ़रतों से हमारा देश बचा रहेगा। किताब ही है। किताब पढ़ने के बाद एक आपका पूरी तौर से मुकम्मल जहन जो होता है, मैं समझता हूँ जिस सब्जेक्ट पे आप किताब पढ़ रहे हैं, चाहे वो शायरी की हो, मैथमेटिक्स की हो, साइंस की हो, टेक्नोलॉजी की हो, कोई भी किताब पढ़ेंगे तो किताब से आपका जहन बिल्कुल खुलता है। बहुत सी बातें आपके जहन में हमेशा के लिए महफूज हो जाती हैं। सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप या फेसबुक पे या गूगल पे जो भी चीज़ें हैं वो एक तरीके से महफूज हैं, वो जहन में महफूज नहीं रहती। वो आप पढ़ते हैं और फिर अपने जहन से निकल जाते हैं। तो मैं समझता हूँ किताब की ज़रूरत हर अहद में रहेगी, हर सदी में किताब जिंदा रहेगी, और किताब पढ़ने पे हर आदमी मजबूर होगा। ये धरती सोने का घर, ये धरती चांदी का दर, ये धरती मस्जिद का आंगन, ये धरती संतों का चंदन, ये किसने शूर को दिए, ये किसने शूर को दिए, ये किसने शूर। देखिए, हमें तो बेहद खुशी होती है क्योंकि जहाँ तक
अवध की बात आपने की है, तो हम तो खुद ही उसी सरजमीन से हैं और ख़ास तौर से लखनऊ और हमारी अवधी ज़बान। आप देखिए कि शायरी तो बहुत सारी ज़बानों में लोगों ने की है, लेकिन जब आप अवधी ज़बान में गुफ्तगू करेंगे और कोई गीत सुनेंगे, किसी तरह के कोई शेर सुनेंगे, तो उसका ताल्लुक जाके बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल उसने अपना एक गिरफ्त में ले लिया लोगों को। आपने देखा होगा इधर तो शायद बहुत कम लोगों में वो ज़बान और वो शायरी सुनने को मिलती होगी आपको। हाँ, ये ज़रूर है, बेकल शाही साहब अवधी ज़बान में बहुत गीत भी पढ़ा करते थे। तो जब वो लोग होते थे हमारे बड़े लोग, तो हमें भी बेहद खुशी होती थी और हम भी चाहते हैं कि हमारी अवधी ज़बान जो है वो इसी तरह से लोग उससे जुड़ें, जिसकी एक अपनी शनाख्त है और हम भी उसका हिस्सा हमेशा बनते रहें। हमारे मुशायरे और कवि सम्मेलन जो होते हैं उसमें भी ये कोशिश की जानी चाहिए कि हमारी जो ज़बान है, उर्दू ज़बान हो या अवधी ज़बान हो, इसमें अपनापन नज़र आए, क्योंकि हर ज़बान में अपनापन नज़र आता है। लेकिन कुछ ज़बानें ऐसी होती हैं जो जब उसके कुछ शब्द, उसके कुछ लफ्ज़ अब आप बोलते हैं जब आप, तो आपको ऐसा लगता है कि वाह क्या मज़ा आ गया। ये जो खूबी है, ये जो अपनापन की जा रही है, ज़ाहिर सी बात है कि जब हमने शुरुआती दौर में जो ज़िंदगियाँ गुजारी हैं, जिस तरह से हमने सफ़र करना शुरू किया है, तो उस वक्त जो परेशानियाँ होती थी शायद मेरे ख्याल से आज वो परेशानी नहीं हो सकता है। लेकिन किसी चीज़ को अपनी मंजिल तक पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो उसके लिए हम सब की ये कोशिश होनी चाहिए। एक साहित्यकार की और ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो अपनी कविताओं में, अपने शेरों में लोगों को और जागरूक करें। और इसमें जहाँ तक महिलाओं की बात है, आज मर्दों के शाना बशाना महिलाएं शायरी भी कर रही हैं और हर फील्ड में महिलाएं आ रही हैं, लेकिन उस मकाम को अभी हासिल करने में थोड़ा सा उन्हें वक्त इसलिए लगेगा कि बहुत सारे आज भी हमारे घर और समाज ऐसे हैं कि बहुत सारी सलाहियतें होने के बाद भी उनके घर वाले कभी कभी वो परमिशन नहीं देते कि मेरे घर की बेटी या मेरे घर की बहू कहीं बाहर निकल के कोई जॉब करे या कोई ऐसा मंच शेयर करे या कोई अपनी बात बुलंद करे। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो लोग ऐसा सोचते हैं वो शायद ये भूल कर रहे हैं, क्योंकि आज दिन वो नहीं रहा कि हमें ये सोचना पड़े कि ये बेटी है, ये बहू है, तो इसको ये सब क्या करने की ज़रूरत है, इसको तो घर जाकर घर संभालना है। बेटी हो या बहू हो, जब बेटी पढ़ी लिखी और हर फील्ड में होती है, तो वही अपना मुस्तकबिल और अपने बच्चों का मुस्तकबिल और अपने समाज का मुस्तकबिल और उसके फ्यूचर को सेव कर सकती है। तो ये कोशिश हमारी भी होनी चाहिए और आम लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, खासतौर से महिलाओं के लिए भी, कि जहाँ पर महिलाओं की बात आए, अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो उसको वो सच साबित करने की कोशिश करें अगर वो गलत नहीं है। तो जब हम सारे लोग मिलकर कोई ऐसा कदम बढ़ाएंगे, तो मैं समझती हूँ कि सभी को कामयाबी मिलेगी और सभी की अपनी एक अलग शनाख्त है। हाल में बहुत कुछ लिखा है ज़िंदगी में, पहली बार मेरे ख्याल से मैं क्या बहुत सारे लोगों को पहली बार इतने दिन अपने घर में रहने का मौका मिला होगा। मैंने भी कोरोना पे बहुत लिखा है, लेकिन अगर मुझे याद आ जाता है तो मैं कोशिश करती हूँ। अच्छा, और आइए हम सब दुआ करें कि हमारी ये दुआ कबूल हो। बस तू है मददगार, मौला तू है मददगार, तू ही है मददगार, फकत तू है मददगार, सब तेरा करम चाहे, सब तेरा करम चाहे, तो है मालिक मुख्तार, बस तू है मददगार, मौला तू है मददगार। सब लोग यही सोच रहे हैं कहाँ जाएं, अपने को भी अपनों को भी किस तरह बचाएं। लाचार है मजबूर है, लाचार है मजबूर है, मुफलिसों के ज़रदार, बस तू है मददगार, फकत तू है मददगार, तू ही है मददगार, मौला तू है मददगार। एक बात और कहना चाहूँगी, दुनिया जी। के तमाम मुल्कों में आपने देखा होगा कि कोरोना की जिस तरह की समस्याएं घटित हुई है, बहुत ज़्यादा लोग मरे हैं और जिस तरह के मंजर बहुत सारे आपने अपनी आंखों से देखे होंगे कि लोगों को पता ही नहीं चला कि हमारे अपने लोग कहाँ चले गए। खुदा का शुक्र है, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि अपने हिंदुस्तान में इतनी भयानक तस्वीर फिर भी नहीं थी कोरोना की। उसकी वजह ये थी कि हम सब ने, और ख़ास तौर से हमारे डॉक्टर्स हो या हमारे अफसरान हो या हमारे जो भी जिम्मेदारान हो, उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की
हम सब ने उसका पालन करने की भी कोशिश की, और जीत जब भी हमें मिलती है किसी भी फील्ड में हो, तो कोरोना से भी हमें लगता है कि अगर आज हमें थोड़ा सा खौफ अगर हम पे तारी होता है कि शायद दोबारा से कोरोना आ गया या ऐसा कुछ हो गया, तो अगर हमारे अंदर वो हौसला है और उस हौसले के लड़ने की ताकत है हमारे अंदर, तो कोई बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो। सच है कि आज हम मोबाइल पे बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं, ये सच है कि हम बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो गई हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे लिए पढ़ना उतना ही ज़रूरी है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें उन सब चीज़ों का नॉलेज होगा नहीं जो हमें मिलना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो माहौल पहले हुआ करता था कि हमारी लाइब्रेरीज होती थी, हम जाते थे किताबें खरीदते थे और अपने घर में लाइब्रेरी होती थी उससे पढ़ा करते थे, वो महफिलें हुआ करती थी, तमाम सारे नशिस्तें हैं, गोष्ठियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें अगर वो हमें पढ़ने से नहीं आती थी तो हम जाते थे और उन चीज़ों को हासिल करते थे कि जब कभी कोई महफिल ऐसी होती थी तो वो तहज़ीबें, वो सारी चीज़ें हमें वहाँ मिल जाया करती थी। आज यही वजह है कि हम इतना ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल में जी रहे हैं कि हमारे हाथ में हमारा मोबाइल होता है और हमें लगता है कि यही हमारी सब कुछ ज़िंदगी है। हाँ है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी खूबसूरत ज़िंदगी, हमें अपनी संस्कृति में अगर जीना है, हम जिस देश में रहते हैं, जो हमारा अजीम हिंदुस्तान है, जो एक शनाख्त के साथ जीता जागता सबूत ये है कि हम सब एक दूसरे के साथ जिस तरह से मिलजुल कर रहते हैं, तो ये चीज़ें हमें पढ़ने से ही आएंगी और लोगों के साथ रहने से ही वो चीज़ें आएंगी, और दूसरों तक भी वो चीज़ें हम जब ही पहुँचा सकते हैं जब हम उन चीज़ों को पढ़कर हासिल करें। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मुझे भी इस बात का अफसोस होता है कि कभी कभी हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अमली ज़िंदगी में वो चीज़ें नहीं हैं, अमल नहीं कर पाते। उसकी वजह ये कि मैं समझती हूँ कि अगर हमारी सरकार इस ज़बान को भी, क्योंकि ज़बान, हर ज़बान मोहब्बत सिखाती है और हर ज़बान बहुत अच्छी है, जिस तरह से और ज़बानों को दर्जा मिला है उसी तरह से अगर उर्दू ज़बान को रोज़ी रोटी से जोड़ दिया जाए पूरी तरह से, तो मैं समझती हूँ कि इसको भी वही दर्जा हासिल होगा। मुशायरे हों या कभी सम्मेलन हो, इसके ज़रिए से तो बहुत सारी उर्दू की बातें, उर्दू पे हम लोग बहुत सारे कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, लेकिन अभी वो मकाम जो मिलना चाहिए उर्दू को, वो शायद अगर नहीं मिल पा रहा है तो कहीं ना कहीं हम कमज़ोर हैं। हम सबको मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए और अपनी ज़बान को बचाना चाहिए। ये हमारी तहज़ीब और मोहब्बतों की ज़बान है। हमारी ज़बान जब भी ज़िंदा रह सकती है जब हम उसके लिए कोशिश करें, और ये भी कोशिश करें कि हमारे घर का हर बच्चा, बहुत सारी हमारी ज़बान है, क्योंकि उर्दू जो है वो हिंदुस्तानी ज़बान है, लश्करी ज़बान है, तो हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे घर का भी फ़र्द उर्दू पढ़ा लिखा हो। खाली हम सामने वाले के ऊपर तुहमत नहीं लगा सकते। तो जब हमारा बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो जो कोशिश हम कर रहे हैं वही हमारा बच्चा भी करेगा। तो ये कोशिश हमारी और आपकी सबकी होनी चाहिए। थैंक यू। मेरी तरह तुम्हें आँखों में कौन रखता है। शेर मुलाहिज़ा करें, जहाँ जहाँ तक ये खूबसूरत समातें बहुत सलीके से आप मुझे सुनते हैं और आज भी सुन रहे हैं, मुलाहिज़ा करें। खुदा की ज़ात पे हमको यकीन है, वरना खुदा की ज़ात पे हमको यकीन है, वरना खुदा की ज़ात पे हमको यकीन है, वरना दिए जला के हवाओं में कौन रखता है। दिए जला के हवाओं में कौन रखता है। तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है। बहुत नवाजिश। शायरा जौहर कानपुरी ने कुछ यूं सुनाया। अगर आपको नज़्म अच्छी लगे तो आप मेरे साथ शिरकत कर लेंगे और ये घर ले जाइएगा, ये फिक्र घर ले जाइए। सिर्फ अगर आपने ये कह दिया कि साथ मुशायरे में ये नज़्म सुनी बहुत मज़ा आया तो मेरी मेहनत बेकार है। अगर आपने इस फिक्र को फैलाया, अपने पड़ोसियों से, अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से शेयर किया तो मेरी मेहनत कामयाब है। नज़्म का उन्वान ज़िंदगी, और नज़्म यहाँ से शुरू होती है कि ज़िंदगी उसकी इनायत है। ज़िंदगी उसकी इनायत है, संभालो उसको, अब तासुब के अंधेरों से निकालो। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो उसको, अब तासुब के अंधेरों से निकालो उसको। ये न रंजिश के लिए है न अदावत के लिए, ये न नफरत के लिए है न बगावत के लिए। जिंदगी उसने अता की है मोहब्बत के लिए। दिल
घने पाल के मत जिंदगी की सवाल करो, खूबसूरत आवाज तुम इसे प्यार करो, जंग की गर्म हवाओं से बचाओ इसको, ये तो जन्नत है जहन्नम न बनाओ इसको, सुबह को खिलकर गुलाबों में सजाओ इसको और रात को रात की रानी से मिलाओ इसको। जिंदगी उसकी आयत है। हास्य के शायर पपलू लखनवी ने अपनी रचना सुनाकर श्रोताओं को लोटपोट कर दिया। ये तो अल्लाह ने रास्ता खोल दिया। कसम खुदा की शेर सुनिए कि लहजे में पठान के नरमी न ढूंढिए। लहजे में आप लोग भी जागते रहिए, ना समझे मैयत पड़ी है। देखो हम इसलिए दिल से शेर सुना रहे, क्या पता अगले साल हम यहाँ तुम्हें मिले ना मिले। आज तो कोई भरोसा नहीं, करवाना हर एक के पीछे लगा हुआ है। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आए, बचा के लहजे में एक पठान के नरमी न ढूंढिए, लहजे में एक पठान के नरमी न ढूंढिए, और बंदूक की दुकान में चूड़ी न ढूंढिए, बंदूक की दुकान में चूड़ी न ढूंढिए, और आतंकवाद से जो बचाना है मुल्क को, आतंकवाद से जो बचाना है मुल्क को, अरे आतंकियों को ढूंढिए, दाढ़ी न ढूंढिए। शायर चरण सिंह बसर ने भी अपना कलाम सुनाया कि मैंने जो इशारा किया था उस तक आप पहुंचे हैं। दरअसल बात थी 12 बजे की। सहम क्यों गए आप लोग? जिस मौज में आप सुन रहे हैं कलाम, इसी तरह से सुनते रहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी बीवी यहाँ नहीं है, मुझे कोई खौफ नहीं है। मैं 4 मिसरे से हाजिर करता हूँ। मेरा एक मिशन है और उसी मिशन के तहत मैं ये 4 मिसरे जहाँ भी जाता हूँ पढ़ता हूँ। आप लोग भी समाप्त करें और अगर बात सही कही गई हो तो तारीफ करें। अर्ज क्या है कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पे है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पे है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने हौसला दिया। ये बात तय है, ये बात तय है कि अल्लाह देने वाला है। ये बात तय है। दूसरा मिसरा आ रहा है, उसकी हिफाजत करें। ये बात तय है कि अल्लाह देने वाला है, मगर किसी का भी अंदाज लेने वाला है, मगर किसी का भी अंदाज लेने वाला है। और निकल सफर में तो फिर गहरे पानियों से न डर। निकल सफर में तो फिर गहरे पानियों से न डर। वो और है जो तेरी नाव खेने वाला है, वो और है जो तेरी नाव खेने वाला है। निकल सफर पे तो फिर गहरे पानियों से न
होने वाला है। मुशायरे में शायर फारूक आदिल ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। आपकी तरफ से वो रद्द अमल नहीं आ रहा भरपूर जैसा आना चाहिए। खुलासा करें एक ही शेर, जैसा भी आप हौसला दे रहे हो और मज़ीद ज़रूरत है, खुलासा करें जी। खैरियत को आप आए तो बड़ी हैरत हुई, खैरियत को आप आए तो बड़ी हैरत हुई, दुख हमारा कम करेंगे आप रहेंगे। बहुत शुक्रिया। शायरा नसीम निखत ने शेर व शायरी के जरिए श्रोताओं की खूब दाद बटोरी। कसक है न आह है दिल में, न टीस है न कसक है न आह है दिल में, चली गई हैं हवेली से खादमाएं क्या, चली गई हैं हवेली से खादमाएं क्या, हमें लिबास भी सादा पसंद है। तो कुर्सी वाले बैठ जा भैया, क्यों तबाह कर रहा है? लेकिन एक कुर्सी के लिए पूरा हिंदुस्तान लगा है, कुर्सी के लिए बैठ जा। हमें लिबास भी सादा पसंद है नखत, हमें लिबास भी सादा पसंद है नखत, जो दिल ही बुझ गया बाहर से जगमगाए क्या, जो दिल ही बुझ गया बाहर से जगमगाए क्या, पत्थरों का खौफ क्या, जब कह दिया पत्थरों का खौफ क्या, जब कह दिया खुद को हमने आईना जब कह दिया खुद को हमने आईना जब कह दिया तो कह दिया, हम तुम्हारी नाव को साहिल तलक ले जाएंगे, हम तुम्हारी नाव को साहिल तलक ले जाएंगे, हम में है वो हौसला जब कह दिया तो कह दिया, हम में है वो हौसला जब कह दिया तो कह दिया। और हम किसी इंसान से कोई तलब रखते नहीं, हम किसी इंसान से कोई तलब रखते नहीं, हम किसी इंसान से कोई तलब रखते नहीं, है हमारा है खुदा जब कह दिया, है हमारा है खुदा जब कह दिया तो कह दिया, करके बिस्मिल्लाह चल मंजिल तेरी ठोकर है, करके बिस्मिल्लाह चल मंजिल तेरी ठोकर है, आ रही है ये सदा जब कह दिया तो कह दिया, आ रही है ये सदा जब कह दिया तो कह दिया, जब हरम पर हो नजर दामन हो फैला आंख नम, जब हरम पर हो नजर दामन हो फैला आंख नम, होगी पूरी हर दुआ जब कह दिया तो कह दिया, होगी पूरी हर दुआ जब कह दिया तो कह दिया। चलो हर जिम्मेदारी हर फसाना खत्म होता है, चलो हर जिम्मेदारी हर फसाना खत्म होता है, हमारे जिंदा रहने का बहाना खत्म होता है, हमारे जिंदा रहने का बहाना खत्म होता है, हमारे बाद भी चलती रहेगी जिंदगी यूं ही, हमारे बाद भी चलती रहेगी जिंदगी यूं ही, किसी के साथ आखिर कब जमाना खत्म होता है, किसी के साथ आखिर कब जमाना खत्म होता है,
यहाँ 2-4 दिन में लोग सबको भूल जाते हैं। यहाँ 2-4 दिन में लोग सबको भूल जाते हैं। नया किरदार आता है, पुराना खत्म होता है। मुशायरे में जयती सिन्हा को कृष्ण बिहारी नूर अवार्ड से नवाजा गया। इसी प्रकार चरण सिंह बसर को राहत इंदौरी, हरुण रिजवी को अनवर जलालपुरी अवार्ड, अहमद वसीर को जानिसार अख्तर जावेद अवार्ड से सम्मानित किया। इसी प्रकार कॉलेज की शिक्षिका डॉक्टर मंजू शुक्ला, डॉक्टर सरिता त्रिपाठी, डॉक्टर सवीना, डॉक्टर अर्चना वर्मा, रूबीना, प्राचार्य डॉक्टर जफर अब्बास, राजेश सिंह, डॉक्टर अंकुर सिंह को सम्मानित किया। इसके अलावा सीओ रविशंकर प्रसाद और कोतवाल अनिल पांडे को भी सम्मानित किया गया। स्टडी आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद अब ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।